मैं हूँ मीर हसन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल और उसकी पूरी समरी एनालाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक बहुत ही इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग नॉवल अ पैसेज टू इंडिया के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे लिखा था वर्ल्ड फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फॉस्टर ने। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा सा बात करते हैं इस राइटर की लाइफ और उनके अमेजिंग वर्क्स के बारे में। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर यानी E.M. फॉस्टर एक ऐसे राइटर हैं जिनकी स्टोरीज सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में नहीं होती थी, बल्कि इंसान के दिल और सोसाइटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करती थी। उन्होंने 6 फेमस नॉवेल्स लिखे, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, द लॉन्गेस्ट जर्नी, अ रूम विद अ व्यू, हावर्ड्स एंड, अ पैसेज टू इंडिया और मॉरिस, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, यानी पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ। उनकी राइटिंग्स में हमेशा एक मैसेज मिलता है कि इंसानियत और समाज के बीच एक इनविजिबल वॉल होती है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। और अब चलो इसी मूड में चलते हुए स्टार्ट करते हैं अ पैसेज टू इंडिया की स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो इंडिया के कॉलोनियल टाइम के बैकड्रॉप में लिखी गई है, जहां फ्रेंडशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग और कल्चरल डिफरेंसेस सब एक साथ एक इमोशनल सफर बन जाते हैं। अरे हाँ, चलो पहले थोड़ा सा बात करते हैं इस नॉवल के कुछ की फैक्ट्स के बारे में, ताकि स्टोरी समझने से पहले हम उसका बैकग्राउंड फील कर सकें। फुल टाइटल अ पैसेज टू इंडिया, यही नॉवल का असली टाइटल है जिसे E.M. फॉस्टर ने लिखा था। व्हेन रिटन 1912 से 1924 के बीच लिखा गया, मतलब लगभग 12 साल तक फॉस्टर ने इस पर काम किया। वेयर रिटन, कुछ पार्ट इंडिया में लिखा गया और कुछ इंग्लैंड में। दोनों जगह का इन्फ्लुएंस इस स्टोरी में क्लियरली दिखाई देता है। व्हेन पब्लिश्ड 1924 में पब्लिश हुआ और पब्लिश होते ही ये नॉवल दुनिया भर में फेमस हो गया। लिटरेरी पीरियड, ये बिलोंग करता है मॉडर्निज्म पीरियड से, जब राइटर्स ह्यूमन साइकोलॉजी और रियल इमोशंस पर ज्यादा फोकस करते थे। जॉनर, इस नॉवल का जॉनर है हिस्टोरिकल फिक्शन, साइकोलॉजिकल फिक्शन और रियलिज्म, मतलब कहानी में हिस्ट्री का टच भी है, इमोशंस का डेप्थ भी और लाइफ का रियल पिक्चर भी। सेटिंग, स्टोरी मेनली चंद्रापुर इंडिया में सेट है और लेटर पार्ट माऊ इंडिया में। दोनों जगह कॉलोनियल इंडिया का एटमॉस्फेयर फील होता है। क्लाइमैक्स, स्टोरी का सबसे इंटेंस मोमेंट है अजीज का ट्रायल, जहां से पूरी कहानी एक इमोशनल टर्न लेती है। पॉइंट ऑफ व्यू, ये नॉवल लिखा गया है थर्ड पर्सन ओमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब नरेटर हर कैरेक्टर के माइंड और इमोशंस को जानता है। बस अब ये डिटेल्स दिमाग में रख लो, ताकि जब हम समरी स्टार्ट करें तो स्टोरी और कैरेक्टर्स दोनों और क्लियर समझ आएं। अब कहानी शुरू करने से पहले चलो थोड़ा सा बात करते हैं इस नॉवल के कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं तो कहानी और भी क्लियरली समझ आती है। तो चलिए मिलते हैं अ पैसेज टू इंडिया के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से। ये सभी लोग कहानी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हीं के थ्रू फॉस्टर ने अपना मैसेज दिया है। डॉक्टर अजीज, डॉक्टर अजीज एक यंग मुस्लिम डॉक्टर है चंद्रापुर में। वो एक विडो है, मतलब उसकी वाइफ गुजर चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। प्रोफेशनली वो एक टैलेंटेड डॉक्टर है, लेकिन उसका रियल पैशन पोइट्री लिखने में है। अजीज का नेचर इमोशनल और एक्सप्रेसिव है। वो फील्डिंग, मिसेस मोर और अडेला से दोस्ती करता है। खास तौर पे फील्डिंग के बहुत क्लोज हो जाता है और मिसेस मोर को दिल से रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब अडेला उस पर असॉल्ट का इल्जाम लगाती है तो उसका पूरा लाइफ बदल जाता है। ट्रायल के बाद जब वो इनोसेंट प्रूव होता है, तब उसके अंदर ब्रिटिश के लिए गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए। आखिरी में फील्डिंग से वो मिलता तो है, लेकिन समझता है कि जब तक ब्रिटिश रूल खत्म नहीं होता, उनकी दोस्ती पूरी तरह बराबर नहीं हो सकती। नॉवल का दूसरा कैरेक्टर है सिरिल फील्डिंग। फील्डिंग एक इंग्लिश प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज का। वो एक इंडिपेंडेंट और ओपन माइंडेड आदमी है जो हमेशा ट्रैवल लाइट रहना पसंद करता है, मतलब अननेसेसरी बैगेज नहीं उठाता, ना फिजिकल ना इमोशनल। फील्डिंग इंडियंस को अपने इक्वल समझता है, इसी वजह से वो दूसरे ब्रिटिश लोगों से अलग पड़ता है। जब अजीज पर इल्जाम लगता है तो वो उसके फेवर में खड़ा हो जाता है और उसकी डिफेंस टीम ज्वाइन करता है।
ऐसा करके वो अपने इंग्लिश फ्रेंड्स के अगेंस्ट चला जाता है। बाद में वो स्टेला मोर से शादी करता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है एक खूबसूरत और यंग लेडी जिनका नाम है अडेला क्वेस्टेड। अडेला एक यंग ऑनेस्ट इंग्लिश वुमन है जो इंडिया आती है ये डिसाइड करने कि वो रोनी से शादी करे या नहीं। उसे इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो रियल इंडिया देखना चाहती है, लेकिन माराबार केव्स में उसके साथ एक अजीब और ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है जिसके बाद वो अजीज पर असॉल्ट का इल्जाम लगा देती है। ट्रायल के वक्त वो हिम्मत दिखाती है और सच बोलकर मान लेती है कि वो गलत थी। उसके बाद वो इंग्लैंड लौट जाती है। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में जो है मिसेस मोर। मिसेस मोर एक एल्डरली इंग्लिश वुमन है, रोनी, रैल्फ और स्टेला की माँ। वो अडेला के साथ इंडिया आती है और इंडिया से काफी अट्रैक्टेड फील करती है। जब वो अजीज से मिलती है तो दोनों के बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। मिसेस मोर का कैरेक्टर ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल है। वो हिंदू फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ लगता है। माराबार केव्स के एकोज उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं और वो धीरे धीरे डिप्रेस्ड और थकी हुई सी लगने लगती है। वो इंडिया से इंग्लैंड के लिए निकल जाती है, लेकिन सफर के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। बाद में इंडियंस उसकी याद में उसे एक डिवाइन फिगर जैसे मानते हैं, जिसे वो एस्मिस इसमोर कहते हैं। नॉवेल का अगला कैरेक्टर है रोनी ही स्लॉप। रोनी मिसेस मोर का बेटा है और चंद्रापुर का मैजिस्ट्रेट है। शुरुआत में वो थोड़ा समझदार और सिंपैथेटिक लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपने एंग्लो इंडियन फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके प्रिजुडिस्ड और रूड बन जाता है। उसका बिलीफ है कि ब्रिटिश को अपनी सुपीरियरिटी मेंटेन रखनी चाहिए। अडेला से वो कुछ टाइम के लिए एंगेज्ड होता है, लेकिन अजीज के ट्रायल के बाद दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है। मिस डेरेक एक यंग इंग्लिश वुमन है जो एक इंडियन महारानी के लिए काम करती है। वो थोड़ी आउटगोइंग और केयरफ्री टाइप की लड़की है। अपने एम्प्लॉयर की कार बोरो करना उसकी आदत है, जिसे इंग्लिश लोग थोड़ा इम्प्रॉपर मानते हैं। माराबार केव्स के इंसिडेंट के बाद मिस डेरेक ही अडेला को कंसोल करती है और उसे घर ले जाती है। वो सीक्रेटली पुलिस चीफ मैकब्राइड के साथ अफेयर में भी है। मिस्टर मैकब्राइड चंद्रापुर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। उसका एक अजीब थियरी है कि इंडिया का क्लाइमेट ही इंडियंस को क्रिमिनल बना देता है। वो थोड़ा टॉलरेंट लगता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अजीज के केस में वो इन्वेस्टिगेशन सिंसियरली नहीं करता, क्योंकि उसे पहले से लगता है कि अजीज गिल्टी ही होगा। बाद में वो खुद मिस डेरेक के साथ अफेयर में पकड़ा जाता है। ये सभी कैरेक्टर्स मिलकर अ पैसेज टू इंडिया को एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग नॉवल बना देते हैं, जिसमें फ्रेंडशिप, रेस, कल्चर और ह्यूमैनिटी के थीम्स डीपली एक्सप्लोर किए गए हैं। अब मिलते हैं कुछ माइनर लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से, जिन लोगों ने स्टोरी के एटमॉस्फेयर और मैसेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। पहला माइनर कैरेक्टर है प्रोफेसर गोडबोले। प्रोफेसर गोडबोले एक ब्राह्मण हिंदू प्रोफेसर हैं जो फील्डिंग के कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो एक स्पिरिचुअल और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं। उनका कैरेक्टर एक तरह से यूनिवर्सल वननेस और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। मॉ के हिंदू फेस्टिवल में उन्हें एक रिलीजियस एक्सटेसी, मतलब एक डिवाइन हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस होता है। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर टर्टन। चंद्रापुर के इंग्लिश कलेक्टर हैं, मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चीफ ऑफिसर हैं वहां। उन्होंने लगभग 20 साल इंडिया में गुजारे हैं और अब वो अपने पुराने सोच के साथ ही जीते हैं। उनका नेचर स्ट्रिक्ट, ऑफिशियल और पेट्रियोटिक है। अंदर से वो इंडियंस को पसंद नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर डिप्लोमेटिक और पोलाइट बन जाते हैं। नेक्स्ट मिसेस टर्टन है, जो मिस्टर टर्टन की वाइफ है। वो अपनी बातों में बिल्कुल सीधी लेकिन रूड है। उसके अंदर इंडियंस के लिए एक सुपीरियर फीलिंग और नफरत भरी होती है। वो ओपनली इंडियंस को नीचा समझती है। मेजर कैलेंडर एक ब्रिटिश सिविल सर्जन है और अजीज का बॉस भी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद एक इंफीरियर डॉक्टर है। उसका एटीट्यूड एरोगेंट और प्रेजुडिस्ड है। वो इंडियंस के लिए बहुत हेटफुल है और अपने हॉस्पिटल में उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है। एक बार तो वो ये तक कह देता है कि उसने एक इंडियन पेशेंट नूरुद्दीन को टॉर्चर किया था। हमीदुल्ला अजीज का अंकल और क्लोज फ्रेंड है। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है और वहां एक इंग्लिश कपल के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हुई थी, लेकिन अब वो मानता है कि इंडिया में ऐसी दोस्ती पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश और इंडियंस के बीच बराबरी नहीं है। हमीदुल्ला फील्डिंग का भी दोस्त है, लेकिन अजीज से उसका झगड़ा होने के बाद उनके रिश्ते थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं।
महमूद अली अजीज का एक और दोस्त है जो एक लॉयर है। उसका नेचर थोड़ा ड्रामेटिक और इमोशनल है। अजीज के ट्रायल के बाद वो और ज्यादा एंटी इंग्लिश बन जाता है और ब्रिटिश के खिलाफ अपना गुस्सा खुलेआम दिखाता है। मोहम्मद लतीफ हमीदुल्लाह का डिस्टेंट कजन है जो उनके पैसों पर डिपेंड करता है। वो थोड़ा फूलिश और फनी टाइप का आदमी है जिसे लोग अक्सर मजाक में लेते हैं। फिर भी वो मराबार एक्सपीडिशन में अजीज के साथ जाता है और कहानी का एक छोटा लेकिन नोटिसेबल पार्ट बनता है। ये सभी कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके से स्टोरी के थीम को डीपन करते हैं, दिखाते हैं कि कॉलोनियल इंडिया में लोगों के बीच रिलेशंस सिर्फ पॉलिटिक्स का ही नहीं बल्कि कल्चर और इमोशन का भी एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर था। अब जब हम इन सब कैरेक्टर से मिल चुके हैं तो चलिए चलते हैं नॉवल अ पैसेज टू इंडिया की समरी की तरफ। अर्ली 1900s के कॉलोनियल इंडिया में डॉक्टर अजीज एक यंग मुस्लिम डॉक्टर चंद्रापुर में अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करता है कि क्या इंडियंस और इंग्लिशमैन के बीच सच्ची दोस्ती पॉसिबल है। उन्हें ब्रिटिश लोग कभी इंटरेस्टिंग लगते हैं, कभी इरिटेटिंग, क्योंकि उनका बिहेवियर अक्सर रूड और सुपीरियर होता है। यही कल्चरल डिफरेंस उन्हें हमेशा डिस्टर्ब करता है। इसी दौरान इंग्लैंड से अडेला क्वेस्टेड और मिसेस मोर इंडिया आती हैं। अडेला यहाँ इसलिए आई है ताकि डिसाइड कर सके कि वो रॉनी हीसलॉप, मिसेस मोर के बेटे और एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट से शादी करे या नहीं। दोनों इंग्लिश लेडीज इंडिया के रियल कल्चर को देखना चाहती हैं। एक रात मिसेस मोर मॉस्क जाती है जहां उसकी मुलाकात अजीज से होती है। दोनों के बीच एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, जैसे कॉलोनियल बाउंड्रीज एक पल के लिए गायब हो गई हों। मिस्टर टर्टन, जो चंद्रापुर का इंग्लिश कलेक्टर है, एक क्लब पार्टी रखता है जहां कुछ इंडियंस को इनवाइट किया जाता है ताकि मिसेस मोर और अडेला उनसे मिल सके। वहीं पर कॉलेज के प्रिंसिपल सिरिल फील्डिंग अडेला के फ्रेंडली बिहेवियर को नोटिस करता है और उन्हें अपने घर टी पार्टी पर बुलाता है। अडेला इंसिस्ट करती है कि अजीज को भी बुलाया जाए, जो दिखाता है कि वो सोशल और रेशियल बैरियर्स तोड़ना चाहती है। टी पार्टी से पहले अजीज और फील्डिंग मिलते हैं और एक जेन्युइन दोस्ती शुरू हो जाती है। पार्टी में अडेला, मिसेस मोर और प्रोफेसर गोडबोले भी आते हैं। सब कुछ प्लेजेंट चल रहा होता है जब रॉनी आकर इंडियंस के साथ बदतमीजी करता है। उसके बाद अडेला सोचती है कि शायद वो रॉनी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जब उनका कार एक मिस्टीरियस एनिमल से टकराता है तो वो कंफ्यूज्ड फील करती है और अपनी डिसीजन पे डाउट करने लगती है। थोड़े दिन बाद अजीज डिसाइड करता है कि सबको मराबर केव्स घुमाने ले चले। फील्डिंग और गोडबोले ट्रेन मिस कर देते हैं तो अजीज, मिसेस मोर और अडेला अकेला ट्रिप पर निकलते हैं। एलिफेंट राइड और पिकनिक के बाद वो केव्स एक्सप्लोर करते हैं। मिसेस मोर को केव्स के अंदर एक अजीब एको सुनाई देता है, बूम, जो उसके मन में डर और बेचैनी भर देता है। वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है और आगे नहीं जाती। अजीज और अडेला केव के अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। अडेला को फील होता है कि वो रॉनी से प्यार नहीं करती। वो अजीज से कैजुअल बात में पूछती है कि क्या उसकी एक से ज्यादा वाइव्स हैं। इस बात से अजीज ऑफेंड हो जाता है और थोड़ा दूर चले जाता है। जब वो वापस आता है तो अडेला गायब होती है। सिर्फ उसके ब्रोकन फील्ड ग्लासेस मिलते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अडेला वापस कार से चंद्रापुर चली गई है। स्टेशन पहुंचते ही पुलिस अजीज को अरेस्ट कर लेती है और उस पर अडेला पर असॉल्ट का इल्जाम लगता है। अब पूरी इंग्लिश कम्युनिटी यूनाइटेड हो जाती है और उनका बिहेवियर इंडियंस के खिलाफ और ज्यादा रूड और रेसिस्ट हो जाता है। फील्डिंग अजीज के साइड में खड़ा हो जाता है, जिससे अंग्रेज लोग उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। मिसेस मोर केव्स के एको से मेंटली डिस्टर्ब्ड रहती है। रॉनी उसके बदले हुए बिहेवियर से तंग आकर उसे इंग्लैंड भेज देता है। सफर के दौरान ही मिसेस मोर की डेथ हो जाती है। ट्रायल के दिन कोर्ट में माहौल बहुत टेंस होता है। सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अजीज गिल्टी प्रूव होगा, लेकिन अडेला हिम्मत दिखाती है और सच बोलती है। वो कहती है कि अजीज ने कुछ नहीं किया। अजीज रिलीज हो जाता है और इंडियंस खुशी से जश्न मनाते हैं। अडेला कुछ दिनों तक फील्डिंग के कॉलेज में रहती है। फील्डिंग उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता है। रॉनी उससे ब्रेकअप कर देता है और अडेला इंग्लैंड वापस चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अजीज हर्ट और बिटर फील करता है। उसे लगता है फील्डिंग भी उसका दुश्मन बन गया है। फील्डिंग इंग्लैंड चला जाता है और अजीज सोचता है कि उसने अडेला से शादी कर ली है। 2 साल बाद
अजीज माओ नाम के एक हिंदू एरिया में डॉक्टर के रूप में काम कर रहा होता है। अब वो ज्यादा पेट्रियोटिक बन गया है और चाहता है कि इंडिया एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट नेशन बने। एक दिन फील्डिंग माओ वापस आता है अपनी वाइफ स्टेला और उसके भाई रैल्फ के साथ। अजीज को शॉक लगता है जब पता चलता है कि फील्डिंग ने अडेला नहीं बल्कि मिसेस मोर की बेटी स्टेला से शादी की है। उस टाइम माओ में एक बड़ा हिंदू फेस्टिवल चल रहा होता है। अजीज रैल्फ को अपनी बोट पर फेस्टिवल देखने ले जाता है। बीच में उनकी बोट फील्डिंग की बोट से टकरा जाती है, जिससे एक मोमेंट ऑफ कियोस क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसी एक्सीडेंट के जरिए अजीज और फील्डिंग की पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है। दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं। बोट पर बैठे बैठे वो पास्ट को याद करते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनके बीच अब भी एक इमोशनल बॉन्ड है। अजीज कहता है कि एक दिन सच्ची दोस्ती तभी पॉसिबल होगी जब ब्रिटिश इंडिया से चले जाएंगे, तब हम बराबरी से मिल पाएंगे। फील्डिंग भी ये बात समझता है, लेकिन जैसे ही वो आसमान और जमीन की तरफ देखते हैं, उन्हें लगता है जैसे नेचर खुद कह रही हो, नॉट येट। और यही लाइन फॉस्टर के मैसेज को समराइज करती है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे, कॉलोनियल इंडिया के दौरान ट्रू फ्रेंडशिप तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं मिलती।